हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पाइट पर। आपकी साइंस की राजन की सीरीज़ में मैंने लास्ट क्लास में आपके 100 क्वेश्चन तक वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट करा दिया था। आज हम इनके आगे के प्रश्नों को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है? 101 नंबर पे, अनियमित जीवन शैली से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो अनियमित जीवन शैली से आपका सबसे पहले तो मधुमेह हो सकता है, उच्च रक्तचाप हो जाएगा, निम्न रक्तचाप भी आ जाएगा, साथ साथ दिल की यानी कि हृदय की बीमारी भी हो सकती है। नेक्स्ट है हृदय की बीमारी और उच्च रक्तचाप का कारण बताइए। तो अधिक वसा का जो है, या फिर आप बोल सकते हैं कि अधिक तेल से युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका सेवन करने से ये हो जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जिनको हृदय रोग होता है उनको ज़्यादा ऑयली जो खाना होता है वो मना कर देते हैं कि आपको ऑयली चीज़ें नहीं खानी है। साथ साथ अगर रक्तचाप की बात करें तो हाई जो बीपी होता है उसमें भी नमक वगैरह मना हो जाता है, यानी कि अधिक नमक का सेवन करना, अधिक वसायुक्त चीज़ों का सेवन करना, इससे आपकी हाई बीपी की समस्या हो सकती है। ठीक है। अगला है जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आपको मॉडल में ये खुद मिला है, विषाणु और जीवाणु से होने वाली बीमारियां। तो देख सकते हैं कौन कौन सी होती है। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, ये सभी बीमारियां आपकी क्या है? जीवाणुओं से फैलने वाली बीमारियां हैं। ठीक है। इनके जीवाणुओं के नाम पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अगला है आपका आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, या बोल सकते हो एक कंपन पूरा होने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। यहीं पर अगर आपसे आवृत्ति की डेफिनेशन पूछी जाती तो 1 सेकेंड में जितने कंपन या जितने दोलन होते हैं उनको कहते हैं आवृत्ति। 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती। अगला प्रश्न है आपका, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध बताइए। तो आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल होता है, या फिर आप लिख सकते हैं आवर्तकाल बराबर 1 अपॉन आवृत्ति, तब भी आपका ठीक रहेगा। आवर्तकाल बराबर 1 अपॉन आवृत्ति। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस पक्षांतर कर दिया, बन गया है आपका दूसरा सूत्र। दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या है आपका, n इक्वल 1 अपॉन टी, ये लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो t इक्वल 1 अपॉन n। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, अपश्रव्य तथा पराश्रव्य तरंगों में अंतर बताइए। तो अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली, और पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे होती है, पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। चमगादड़ हो गया, आपके ये जो जानवर है वो इन पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, और मनुष्य इनके बीच की होती हैं जो, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्तियाँ होती हैं, इन आवृत्ति की तरंगों को ही मनुष्य सुन सकता है, और इनको हम बोलते हैं श्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न है, किसी तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति चाल तरंग दैर्घ्य में संबंध लिखो। तो आवृत्ति, चाल और तरंग दैर्घ्य को हमने सिंबल से डिनोट कर दिया। आवृत्ति को ए ले लिया, चाल को वी ले लिया, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा ले लिया, तब आपका संबंध बनता है चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। तो आपका बन जाएगा वी इक्वल एन लैम्डा। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से ही कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। 2 प्रकार की होती है ये, एक आपकी गतिज ऊर्जा आ जाएगी इसमें, दूसरी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो गति के कारण होगी उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। स्थितिज ऊर्जा जो वस्तु की स्थिति के कारण संचित होती है वो कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको यू से। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच लगभग 16.5 या 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 16 से 17 भी आप लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं। 16, लगभग 16 से 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ये भी आपका सही रहेगा। पर एग्जैक्ट अगर आपको लिखना है तो लिखिए 16.5 या 16.6। अगला आपका प्रश्न है, शिराएँ क्या हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है? तो शिराएँ नलिकाओं का समूह होती हैं जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं। आप ये भी लिख सकते हो, शिराएँ क्या करती हैं? शिरा अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंग से हृदय की तरफ लेकर के जाती हैं, और धमनियाँ शुद्ध रक्त को, जो शुद्ध रक्त होगा उसको हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाएंगी, धमनी।
यहीं अगर पल्मोनरी शब्द लग जाएगा तो काम उल्टा हो जाएगा। पल्मोनरी शिरा जो होती हैं उसमें शुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी धमनी में बहता है आपका अशुद्ध रक्त। ये होती क्या है, तो ये आपके हृदय को फेफड़े से जोड़ने का काम करती हैं। देखो, हृदय में सिर्फ रक्त आता है और वहाँ से फिर जाता है। हृदय रक्त को पंप करने का काम करता है, रक्त को शुद्ध करते हैं फेफड़े, ठीक है। अशुद्ध और शुद्ध रक्त है क्या, बस एक में ऑक्सीजन मिला होता है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड। अगला आपका प्रश्न क्या है, देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण लिखिएगा। तो देखो, यहाँ पर जो आंसर लिखा था वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नहीं था, ये क्रिया प्रतिक्रिया के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा हो या ना हो वो होंगी ही, यानी कि ये अनैच्छिक क्रियाएं, बिना सोचे समझे होने वाली क्रियाएं कहलाती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। जैसे अगर आप बैठे हुए हैं और आपके हाथ पर चाय गिर गई, गर्म चाय है, गर्म पानी है, तो आप हाथ एकदम से पीछे खींचते हैं, या आग की तरफ है या कुछ भी, आग की कोई लकड़ी का टुकड़ा गिरने वाला है तो एकदम से आपका पैर या हाथ हटता है वहाँ से। यही क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। इनको नियंत्रित कौन करता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा ये नियंत्रित होती हैं। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल अपने आराम से इसमें लिख लीजिएगा। गर्म चाय का कप आते ही हाथ पीछे हटा लेना, या कांटा चुभते ही पैर खींच लेना, इस तरीके से। अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो अपश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं। किस प्रकार की तरंगों को हमारा कान सुन सकता है, तो हमारे कान श्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। हमारा जो कान है, मनुष्य का कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगों को सुन सकता है और इनको कहते हैं श्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि जंतु सुन सकते हैं, तो ये पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में तरंग संचरण होते समय पदार्थ के कण किस प्रकार की गति करते हैं, तो ये करते हैं आपकी सरल आवर्त गति। ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ से अब आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहला है, एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है तरंग दैर्घ्य। जो एक कंपन में चली गई दूरी होती है वो होती है तरंग दैर्घ्य। वस्तु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है आयाम, अधिकतम विस्थापन। ऐसे आप दोलन में भी समझ सकते हो, पेंडुलम घूमता है ना इस तरीके से और इस तरीके से, ऐसे घूम के आता है, तो ये अपनी साम्य स्थिति से जितना अधिक विस्थापित हो रहा है यही कहलाता है आयाम। सेम कंपन में भी ये होता है, इस तरीके से जब आपकी चलती है तो यहाँ तक होगा, ये क्या कहलाएगा, अधिकतम आयाम, अधिकतम विस्थापन ही आयाम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 कि 1 सेकेंड में कंपन की संख्या क्या कहलाती है, तो 1 सेकेंड में कंपन या दोलनों की संख्या कहलाती है आवृत्ति। और यही बोला जाए कि एक आवृत्ति होने में जो समय लगेगा वो कहलाता है आवर्तकाल, ठीक है। तो एक कंपन में लगे समय को हम कहते हैं आवर्तकाल। यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, इनको ध्यान रखो। सबसे पहला पॉइंट, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य के बारे में जानना है आपको। इसके बाद आयाम की डेफिनेशन याद रखना, इसके बाद आवृत्ति की, और फिर आते हैं हम आवर्तकाल पर। इन सभी की एक एक लाइन की परिभाषा है, इनको ध्यान रखना, एक एक नंबर में पूछी जा सकती है। अगला आपका प्रश्न है, किसी तरंग दैर्घ्य लैम्डा वेग v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आवर्तकाल t में क्या संबंध है, लैम्डा v और t में। वहाँ पर पूछा गया था किसमें, n में संबंध पूछा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा उसी संबंध से आप निकाल भी सकते हो। वहाँ पर क्या संबंध था आपका, v बराबर n लैम्डा, यही तो था ना, v बराबर n लैम्डा, बस उसी से कर लो, v बराबर n लैम्डा। और हम जानते हैं ये क्या है, आवृत्ति है। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है, n बराबर 1/t, तो n की जगह रख दो 1/t, तो यहाँ से बन जाएगा v बराबर 1/t लैम्डा। पक्षांतर कर दो तो आ जाएगा वी बराबर लैम्डा। बन गया संबंध। सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं, बस 1-2 याद करने पड़ेंगे, उनसे आपका निकल के आ जाएगा। वही यहाँ पर लिखा है लैम्डा बराबर v इंटू टी, ठीक है। किसी तरंग के लिए उसकी चाल, तरंग दैर्घ्य और आवर्तकाल में क्या संबंध है, तो आपका सेम वही क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। अच्छा, वहाँ पर आवृत्ति आवर्तकाल, हाँ ऊपर वाला ही क्वेश्चन है आपका, क्या बन जाएगा, v इक्वल लैम्डा अपॉन टी। बस कुछ नहीं किया, उन्होंने पक्षांतर कर दिया, किसको, t को। मैंने सूत्र क्या बनाया था, वी टी इक्वल लैम्डा, यहाँ से क्या किया, t को पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, v इक्वल लैम्डा अपॉन टी, ठीक है। तो सूत्र बस क्या याद करो, एक ये वाला सूत्र याद कर लो जो ऊपर मैंने लिखा था, v इक्वल n लैम्डा, और दूसरा याद करिएगा आप n इक्वल 1/t,
यहीं से आपके ये घुमा फिरा के निकल आएंगे। अगला है आयाम से क्या तात्पर्य है। तो आयाम क्या होता है, कंपन करने वाली वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन जो करती है वही अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। क्लियर हो गई बात, जो मैंने भी आपको समझाई थी, अधिकतम विस्थापन जो इस तरीके से दोलन करते हुए भी समझाया था वही यहाँ पर आपका आयाम है। सूर्य ग्रहण क्या होता है या कैसे होता है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, सभी जानते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ये आ जाए चंद्रमा, ये रहा सूर्य, तो ये रही पृथ्वी, ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है उस समय क्या होता है, चंद्रमा की जो प्रछाया है वो पृथ्वी पर पड़ती है और उस वजह से जो थोड़ा सा जो पार्ट है सूर्य का वो हमें काला काला दिखाई देता है। प्रछाया पड़ रही है इस वजह से में वो एरिया जो है हल्का सा काला दिखेगा, तो वही क्या है यहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। जिससे सूर्य का वो हिस्सा दिखता नहीं जहाँ बीच में चंद्रमा आ रहा होता है, क्योंकि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर आ रही है। ये कब होता है, तो ये जो घटना है हमेशा अमावस्या के दिन होती है। किस दिन होती है, तो ये घटना सदैव अमावस्या के दिन होती है। सूर्य ग्रहण की, चंद्र ग्रहण की हमेशा पूर्णमासी के दिन होगी। अगला है 124 क्वेश्चन, प्रकुंचन दाब किसे कहते हैं। तो हमारे हृदय में दो अवस्थाएं होती हैं, एक शीतलन की और एक प्रकुंचन की। तो प्रकुंचन के समय यानी कि वो प्रकुंचन के समय जब हमारा दाब जो होगा रक्त का वो कहलाएगा प्रकुंचन दाब, और हृदय की शीतलन की अवस्था में जो रक्त का दाब होता है वो कहलाता है शीतलन दाब, ठीक है। ये आपका रहता है 120 mmHg और ये आपका आता है 80 mmHg। आदर्श रक्तदाब यहीं से बन जाता है 120 और 80, ठीक है। मिलीमीटर ऑफ मरकरी इसको बोलते हैं, Hg मरकरी का है, वो मिलीमीटर का सिंबल है। अगला है मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। तो मनुष्य का कान, बार बार मैं यही रिपीट कर रही हूँ, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं उनको सुन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली दो प्रतिजैविक औषधियों के नाम लिखो। तो एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरी टेट्रामाइसिन, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। काफ़ी सारी हैं, आप 2 याद कर लो, 4 याद कर लो, एग्जाम में जैसे पूछी जाए वैसे लिख देना। ये बताइए पेंसिलिन जो है वो किससे बनती है और पेंसिलिन की खोज किसने की। मुझे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर चाहिए आप लोगों से। पेंसिलिन किससे बनाई जाती है और पेंसिलिन की जो खोज है वो किसने की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आदर्श रक्तदाब कितना होता है एवं रक्तदाब मापक यंत्र का नाम बताओ। तो आदर्श रक्तदाब है आपका 120/80 mmHg और ये किसके द्वारा मापते हैं, तो ये हम मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, आपके उसमें आ सकता है। 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो आदर्श रक्तदाब और एक जो मधुमेह का स्तर है, यानी जो आपकी डायबिटीज़ का जो रहता है स्तर, खाना खाने से पहले यानी कि खाली पेट जो है वो, और खाना खाने के तुरंत बाद कितना रहना चाहिए स्वस्थ मनुष्य में, दोनों याद रखना। पूछा जाता है आपसे प्रश्न और पूछा गया भी है। अगला है, मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुग्राह्य। देखो क्वेश्चन पूछा गया है, वही है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्तियों को मनुष्य सुन सकते हैं और उन तरंगों को हम कहते हैं श्रव्य तरंगे। अगला है, क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है। तो जो हल्की गैस है उसका घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, इस कारण वायु के कारण गुब्बारे पर लगने वाला जो बल होगा वो गुब्बारे के भार से अधिक होगा, इसलिए क्या होगा, वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। अगला है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग। यहीं आपका आ जाता है दूर दृष्टि दोष, तो वहाँ पर हम करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग। किसमें, दूर दृष्टि दोष में, दूर वाले में, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखो, जो दृष्टि दोष है व्यक्ति को वहाँ का बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। जैसे निकट दृष्टि दोष लिखा है ना, तो हम लोग को ये लगता है कि शायद निकट की दृष्टि खराब होगी, लेकिन नहीं, उस व्यक्ति को निकट की चीज़ें साफ साफ दिखेंगी, दूर की नहीं दिखेंगी। और दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर का साफ साफ दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। अगला है, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, ऐसी ऊर्जाएं जो खत्म नहीं होंगी, जिनके साधन समाप्त नहीं होंगे और इनको अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते, जैसे हमारी पवन ऊर्जा हो गई। साधन समाप्त नहीं होंगे, जब तक पृथ्वी है जीवन है, वायु संभव है, ठीक है।
तो पवन ऊर्जा रहेगी, ऐसी जल ऊर्जा भी आ जाएगी इसमें। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, लिखिए। तो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और इसमें आप लिख सकते हैं कि एक नया पदार्थ बनता है जिससे वापस हम जो पुराना पदार्थ है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही तो बन गया, अब वापस दही से दूध में नहीं आ पाओगे। ठीक है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध से पनीर बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, अगला क्या रहेगा। रसोई घर में प्रयोग होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या पदार्थ मिलाया जाता है, ये मैंने आपको नोट्स में भी कराया हुआ है क्वेश्चन। जो एलपीजी है इसके रिसाव को पता लगाने के लिए हम इसमें एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं। अब बात कर लेते हैं एलपीजी किस किस का मिश्रण है। तो एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है, जो कि गंधहीन होती हैं। ठीक है, उनमें कोई स्मेल नहीं होती है। अब एलपीजी का रिसाव हो तो वो कैसे पता लगाएंगे, तो जो आपको एलपीजी में जो स्मेल, जैसे आप जाते हैं गैस के पास तो आपको जो सूंघने को में पता चलता है, जो स्मेल आती है वो किसकी आती है, एथिल मरकैप्टन की होती है। ब्यूटेन और प्रोपेन में कोई स्मेल नहीं होती है, गंधहीन है गैसें हैं। ठीक है, अगला है आपका क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है। तो प्रकाश का अपवर्तन कांच में प्रकाश का अपवर्तन, अच्छा ये क्रांतिक कोण जो है इसके लिए आपको पहले अपवर्तन को समझना होगा। अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, यही क्रिया कहलाती है अपवर्तन। अब यहाँ पर ध्यान रखो, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हटती है। कुछ यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही इस तरीके से, ये रहा अभिलंब। अब प्रकाश की किरण, ये ऊपर वाला जो माध्यम है वो सघन माध्यम है, यहाँ से जब प्रकाश की किरण गई तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, हटेगी ना दूर। ये वाला कोण क्या है, ये आपतन कोण है, और नीचे वाला ये जो एंगल बन रहा है ये अपवर्तन कोण है। तो वही है आपका, जब प्रकाश की किरण कांच, यहाँ से पढ़िएगा, चलिए मैं समझा रही हूँ इसको। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। हम क्या करें, एक ऐसी स्थिति क्रिएट करें कि अपवर्तन कोण का मान हम इतना बढ़ाते जाएं, सॉरी आपतन कोण का मान हम इतना बढ़ाते जाएं कि एक ऐसी स्थिति आ जाए कि मेरा ये जो अपवर्तन कोण है पूरा का पूरा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। इस आपतन कोण का मान x से मान लो, और ऐसा हमने आपतन कोण ले लिया कि जिस पर हमारा अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन रहा है, तो वही आपतन कोण जो होगा वो हमारा क्रांतिक कोण कहलाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, आपतन कोण जो है, आपतन कोण क्रांतिक कोण होगा वो तो 90 डिग्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर से समझा देते हैं, शायद क्लियर नहीं हुआ हो, एक बार फिर से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। देखो इस तरीके से आपके दो माध्यम होंगे, ये ले लिया, ये बीच वाली रेखा है अभिलंब। अब हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण हमें पता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित होती है। हम जाएंगे सघन से विरल में। एक चीज़ याद रखना, जब सघन माध्यम से हम विरल माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है, और इसके अपोजिट जब विरल से सघन में आएंगे तो वो अभिलंब की तरफ झुकती जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला माध्यम मेरा है सघन माध्यम और नीचे हमने लिया हुआ है विरल माध्यम। ठीक है, अब प्रकाश की किरण हमने डाली, प्रकाश की किरण गई और वो क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी, सीधी सी बात है। ये क्या है हमारा आपतन कोण, ये वाला क्या है अपवर्तन कोण। अब हम एक ऐसी स्थिति क्रिएट करें, आपतन कोण का मान इतना बढ़ाते जाएं कि हमारा जो अपवर्तन कोण है वो क्या हो जाए, 90 अंश पहुंच जाए। तो जब हमारा एक ऐसे मान के लिए जब हमारा अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाएगा तो वो मेरा आपतन कोण कहलाएगा क्रांतिक कोण। यानी कि एक ऐसा आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण, वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर क्या होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध पाया जाता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड या फिर आपको एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके कौन से आते हैं, तो इसमें आता है एल्केन,
जिसमें आपको मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब मिलेंगे, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन सब आएंगे। और इसमें आते हैं एल्कीन, एल्कीन, और दूसरा क्या आता है, एल्काइन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक के नाम लिखो। तो दो कवक आपके खाने वाले में क्या है, जिनका यूज़ करते हैं, पिज़्ज़ा सब खाते हो ना, पता है पिज़्ज़ा में क्या यूज़ होता है, ईस्ट। और ईस्ट क्या है, एक कवक है। पिज़्ज़ा, ब्रेड, इन सब में ईस्ट का यूज़ करते हैं। और दूसरा मशरूम भी, मशरूम की सब्जी सभी ने खाई होगी, मशरूम भी क्या है, कवक है आपका। नेक्स्ट है वर्ण विक्षेपण क्या होता है, पूछा गया प्रश्न है। वर्ण विक्षेपण क्या है, जब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश किसी श्वेत से या फिर किसी आपकी प्रिज्म से जब गुजारा जाता है तो वो श्वेत प्रकाश 7 रंग, जिन जिन 7 रंगों से मिलकर बना होता है उन्हीं 7 रंगों में बट जाता है, यही क्रिया कहलाती है वर्ण विक्षेपण। एक बार फिर से बताते हैं आपको, थोड़ा स्पीड कर देते हैं तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, कोई नहीं, शुरू करते हैं फिर से। वर्ण विक्षेपण क्या है, तो जब सूर्य का प्रकाश या फिर कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह प्रकाश जिन 7 रंगों से मिलकर के बना होता है उन्हीं 7 रंगों में विभक्त होने लगता है। और इन 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, बैनी आहा पीनाला, आपने विबग्योर जो सुना है ना, विबग्योर वही है। ठीक है, वही आपके 7 रंग हैं। अब यहाँ पर मैं 2 चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ, क्या क्या पूछी जाती हैं। पहली चीज़ कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, यहाँ पर लिखते हैं विचलन, कौन से रंग का विचलन जो है वो सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक होता है आपका बैंगनी रंग का विचलन। ठीक है, बैंगनी रंग का विचलन या प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और सबसे कम अगर विचलन या प्रकीर्णन पूछा जाए तो वो किसका होगा, लाल रंग का होता है। लाल रंग का विचलन या प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसके बाद अगर तरंग दैर्ध्य की बात की जाए तो तरंग दैर्ध्य में बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे आप। जो सबसे अधिक रहेगी तरंग दैर्ध्य वो रहती है लाल रंग की, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है किसकी, बैंगनी रंग की। यहाँ पर लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना, विचलन, ठीक है, अधिक, और यहाँ पर लिख देते हैं कम, उल्टा लिख दिया, कलर वैसे ही ले लेती हूँ। अधिक होता है बैंगनी का, तो मैंने पर्पल कलर से ही लिख दिया है, अब आपको और याद रहेगा। ठीक है, और सबसे कम प्रकीर्णन या विचलन होता है लाल रंग का, इसीलिए आपने देखा होगा खतरे के संकेत लाल बनाए जाते हैं। और जब तरंग दैर्ध्य में आओगे तो अपोजिट हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है लाल रंग की, सबसे कम होती है बैंगनी रंग की। अगला क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक लिखो। तो दाब का सूत्र क्या होता है, P बराबर F/A। यहाँ से बन जाएगा F का मात्रक न्यूटन और A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम पास्कल भी कहते हैं, तो दाब का मात्रक पास्कल भी हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न क्या है 140, कोल गैस क्या होती है। तो कोल गैस क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सभी का मिश्रण है। ये आपके जो कोयले का जब दहन करते हैं काफ़ी मात्रा में तो वहाँ पर पेट्रोलियम का दहन करने से प्राप्त होती है आपकी कोल गैस, सॉरी कोयले के दहन से, तो कोल गैस इसको कहते हैं। ठीक है, रेल की पटरी, 2 पटरियों के बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ते हैं, वो इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि गर्मी में क्या होता है, लोहा गर्मी पाकर थोड़ा सा फैलता है, जिस कारण वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, इसीलिए आपकी क्या है, उनके बीच में जगह छोड़ी जाती है। नेक्स्ट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होगा, तो जीवन संभव नहीं रहेगा, फिर जीवों की समाप्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो उससे क्या, धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि जो शुक्र ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह क्यों है, क्योंकि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और वो क्या करती है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य की ऊष्मा आती है तो वो उसको ले लेती है और वापस फिर वायुमंडल में नहीं भेजेगी, मतलब वापस नहीं जाएगी, वो एक बार आ गया तो वहीं पर बना रहेगा, जिस कारण क्या है, जो उस ग्रह का तापमान है वो बढ़ जाता है। सेम यहाँ पर भी होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी तो जो सूर्य से ऊष्मा आ रही है वो यहाँ पर संचित होती रहेगी, जिस कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या इसीलिए उत्पन्न हो रही है आपकी, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है जड़ किसे कहते हैं, पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं।
तो बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर के द्वारा जो भाग डेवलप होता है आपका वो कहलाता है जड़। आप बोल सकते हो पृथ्वी के अंदर जो भाग या भूमि के अंदर जो पौधे का भाग रहता है जड़ कहलाता है। दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। नेक्स्ट है कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। तो कैंची आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, इसमें आलंब आपका बीच में रहता है। कोशिश करिएगा, आपके सेकेंड सेमेस्टर की उत्तोलक की एक क्लास है उसको देख लो, उत्तोलक चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग लिखिए। तो पॉलीथीन का उपयोग कहाँ करते हैं, वस्त्र बनाने में, और वस्त्र बनते हैं ना पॉलीथीन के, जो आपके रेनकोट वगैरह आ गए और भी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, और के पॉली बैग बनाने में, इस टाइप से वहाँ पर लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल में अवतल कह रही हूँ, निकट में अवतल लेंस का। अगला है निम्न में से कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों। तो ऊँट उपयुक्त है, क्योंकि ऊँट को वहाँ का जहाज भी कहते हैं। साथ साथ आपको जो मैंने विशेषताएं प्रीवियस ईयर पेपर कराए हुए हैं सॉल्व, वहाँ पर मैंने ऊँट की काफ़ी सारी विशेषताएं लिखाई थी कि इनके पैर क्या हैं, लंबे होते हैं, गद्दीदार होते हैं, जिससे क्या है उस वातावरण में या उस रेगिस्तान में चलने में वो सहायता प्रदान करते हैं। इस तरीके से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। चलिए, तो आपके जो ये रहे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, वो भी साइंस के मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।